नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, हम आज देखेंगे एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के आंसर करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा। इनका हल भी बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। अब यह करना है कि इन प्रश्नों के आधार पर उस टॉपिक पे जरूर जाएं जिस टॉपिक से रिलेट होकर के क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके लिए। जवाब देने की कोशिश करिएगा। जवाब दे पाए तो जरूर ABC जो भी है क्वेश्चन नंबर लिख करके, जैसे प्रश्न 1 है तो प्रश्न 1 का अगर आपको C राइट लगता है तो 1C लिखिएगा। प्रश्न सेकंड का अगर मान लो B सही लगता है तो 2B लिखिएगा। तो जैसा भी प्रश्न नंबर और ABCD जो भी आपको राइट लगता है वो लिख कर मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट MCQs, जिसका जवाब आपको देना चाहिए और देने का प्रयास करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न हमारे पास ये आ रहा है और इसका आंसर क्या है जरूर देख के बताएं। कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है? ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, गुजरात और सारे लगभग हिंदी भाषी यानी MP, हरियाणा, ये इन जगहों से रिलेट होकर के क्वेश्चंस हम पूछेंगे, बताएंगे और इनके आंसर देना। यानी सभी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो जवाब देने की कोशिश करिए। पहला लिखा हुआ है, कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है? कौन सा दोष है जो क्रिस्टल का घनत्व घटाता है? तो इसका आंसर होगा यहां पर शॉर्ट की दोष। ए ऑप्शन राइट है। तो यहां पर 4 ऑप्शन था, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष, इंटरस्टाइशियल दोष और लिखा हुआ था अशुद्धि दोष। तो इसमें सही आंसर होगा आपका शॉर्ट की दोष। चलिए, इसमें तो समय हमने कम दिया। अगला प्रश्न हमारे पास है, सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सी है? सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली यानी जिसमें उसके एंगल जो है वो निश्चित नहीं है, चेंज होता है और उसके फलक की लंबाई भी चेंज होती है। तो फलक की लंबाई जैसे ABC ये हमेशा ये भी बराबर नहीं होगा, पर यानी न तो बराबर होगा ना 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो है दूसरी बात होगी, अल्फा बीटा गामा जो कोण है वो भी बराबर नहीं है एक दूसरे से। तो ये क्या कौन सा होगा? तो ये होगा ट्राइक्लिनिक यानी कि त्रिनताक्ष जिसको ट्राइक्लिनिक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आया ये, इसका जवाब क्या होगा जरा देखें। यहां पर लिखा हुआ है, यदि एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, यानी यहां पर हमें एक जवाब मिल गया, Z = 4 मिल गया हमें। तो X के स्थान पर क्या होगा? अब इसका जवाब यह होगा कि आप इसके फॉर्मूले की तरफ चलें। इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है D = x/a³ लिखा हुआ है, जबकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है D = ZM/a³NA। अब Z की वैल्यू, चूंकि Z की वैल्यू यहां पर 4 दी गई है, सो हमारे पास हो गया D = 4m/a³NA। अब आप बताएं कि यहां पर X क्या है? तो X है 4m। इस तरह से आंसर हो गया 4m, यानी कि B ऑप्शन आपका राइट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न है आपका ये, जैव अणुओं में मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अणु संख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाएगा? किस अणु संख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाएगा? विलियन का प्रश्न है और इसका जवाब क्या होगा? ए है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का उपयोग किया जाएगा, बी है परासरण दाब, सी है हिमांक का अवनमन और डी है क्वथनांक उन्नयन। जवाब अगर पता हो तो जरूर दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन। जैव अणुओं जैसे प्रोटीन का अगर पूछा गया कि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान की गणना हम कैसे करेंगे, यानी अणुभार की गणना कैसे करेंगे, तो इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाएगा? तो यहां पर सही जवाब होगा
4 अणुसंख्यक गुणधर्मों में से परासरण दाब का उपयोग किया जाता है। ये ज्यादा आसान होगा इनके लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा? और यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर भी है। पहला ऑप्शन है आपके पास कि 1.0 मोलार NaOH, दूसरा ऑप्शन है 1.0 मोलार NH4NO3, तीसरा ऑप्शन है 1.0 मोलार Na2SO4 और चौथा ऑप्शन है 1.0 मोलार KNO3। सबकी सांद्रता बराबर है और पूछा गया है किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। याद रखना, क्वथनांक जब विलय मिलाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन होता है, विलय मिलाने पर क्वथनांक उन्नयन होगा। क्वथनांक में कौन सी घटना देखने को मिलती है? उन्नयन। उन्नयन यानी बढ़ना, एलिवेशन। एलिवेशन यानी जितना अधिक सांद्रता होगी उतना बढ़ेगा, परंतु सांद्रता तो सबका बराबर है। अब हम वांट हाफ फैक्टर में यह पढ़ चुके हैं, जितनी अधिक अणुएं टूटेंगी, जितनी अधिक आयनों में टूटेगा उतना ही क्वथनांक अधिक होगा। तो यहां पर NaOH 2 भागों में टूटता है, Na+ और OH- यानी 2 आयन हो गए। तो I की वैल्यू हो गया, वांट हाफ फैक्टर का वैल्यू हो गया 2। दूसरे में देखें, ये भी 2 भागों में टूटेगा, NH4+ और NO3- में, यानी I फैक्टर इसका भी 2 हो गया। यहां पर ये टूटेगा Na+ और ये Na 2 बार है तो Na+, Na2 है ना, और इसी तरह से SO4-2, तो यहां पर ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि ये 3 फैक्टर हो गया। अब यहां पर देखें, इसके टूटने की बात करें तो Na+ और NO3-, यानी ये भी I फैक्टर = 2। सांद्रता बराबर सबका, तो हम I फैक्टर देखते हैं, जिसकी I फैक्टर अधिक होगी वही जो है अधिक क्वथनांक वाला होगा। तो इसका C ऑप्शन हमारा राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन KCl, NaCl और KNO3 के लिए वांट हाफ गुणांक होगा? वांट हाफ इसी को हमने I से दर्शाया था और अभी बताया था कि जैसे किसी लवण को जल में घोलोगे तो कितने आयनों में टूटता है। जैसे ये टूटा K+ और Cl-, तो इसका वांट हाफ फैक्टर I = होगा 2। इसी तरह से NaCl को देखिए, NaCl भी टूटता है तो Na+ और Cl- में टूटता है, तो इसका I = कितना हो गया बेटा? I = 2, 2 आयन। इसी तरह से अगला दिया है आपके पास K2SO4, ये टूटेगा K+ और ये भी 2 बार K+ है और बनेगा SO4 2-, तो I = इसका 3 हो गया। तो आया 2, 2, 3, वांट हाफ फैक्टर 2, 2, 3। यहां पर क्या लिखा है? 2, 2, 2, 2, 2, 3, यानी कि B ऑप्शन इसका राइट हो गया। हम आपके लिए सॉल्यूशन देते जा रहे हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्यूशन दिलाना जरूरी है, इसलिए मैं आपका वेट नहीं कर रहा हूं कि आप आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप वेट चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए पॉज कर लिया करें। इससे क्या होगा, आपके लिए एक समय मिल जाएगा कि उसका आंसर दे सकें। मतलब इससे क्या होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा, और नहीं तो फिर क्या है, इसी में समय लग जाएगा एक एक क्वेश्चन के आंसर के इंतजार करने में। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आंसर आप दे सकें, तो थोड़ी देर के लिए जरूर पॉज कर लिया करेंगे जब प्रश्न आता है। जैसे ये प्रश्न आ गया और मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूं, तो उसके बाद आंसर जब पूछता हूं तो उस टाइम पे आप क्या थोड़ा सा पॉज कर लिया करें। जैसे मैं बताता हूं, इस प्रश्न को पढ़ता हूं। प्रश्न में लिखा हुआ है, सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है? तब यहां पर जवाब क्या होगा जरा देखें। ए है मोल अंश, बी है पार्ट्स पर मिलियन, सी है द्रव्यमान प्रतिशत और डी है मोललता। तो इनमें 4 ऑप्शन है। अब थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें अपना। तो अब इस तरह से अब आंसर आपने सोच लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा?
अब इस जगह के आंसर के लिए आपको करना क्या है, अब ये सोचिए कि वाष्प दाब से संबंधित जो विलियन है नियम है, यानी कि राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम में इनमें से किस यूनिट का उपयोग किया गया है। राउल्ट के नियम में उपयोग किया गया है किसी विलियन में किसी घटक का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी वहां पे मोल अंश का उपयोग किया गया भाई, मोल अंश। ए ऑप्शन राइट है। किस, तो इसका ए ऑप्शन हमारा राइट हुआ। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, शुद्ध जल की मोललता क्या है। एकदम रट्टा पिट्टा लगा लो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन अगर पूछा जाए तो उसका तो मैंने आपको थ्योरी क्लास में या मेन क्लास में आपको समझाया ही है, तो आप यहां पर जवाब दे सकते हैं क्या कि शुद्ध जल की मोललता क्या होगी। तो शुद्ध जल की मोललता याद रखेंगे, फिलहाल तो मैं 4 ऑप्शन बोलता हूं। ए है 55.5, बी है 50.5, सी है 18 और डी है 60.5। याद रखें बच्चों, हमेशा हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है 55.5। अगला प्रश्न हमारे पास होता है सेल स्थिरांक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रश्न है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक को दर्शाते हो एक्स से। सेल स्थिरांक होता है किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटा इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंबाई का यूनिट होता है सेंटीमीटर और यहां पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कट गया तो बच गया प्रति सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर प्रति सेंटीमीटर। ये डी ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है। क्या होगा इसका जवाब, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं इसको आप लोग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां पर माना गया है कि उसका इलेक्ट्रोड विभव 0 रखा जाए। तो क्या है यहां पर लिखा है 4 ऑप्शन। ए है 0.34 वोल्ट, बी है 0.34 वोल्ट, माइनस 0.34 वोल्ट और सी लिखा हुआ है 0 वोल्ट यानी 0.00 वोल्ट भी लिख सकते हो, और डी है हमारा माइनस 0.76 वोल्ट। यहां आप इसका जवाब जानते हो ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 0 वोल्ट। ये सी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवृत्तता के लिए सही है। किसी भी घटना के स्वतः प्रवृत्तता के लिए क्या सही है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। जैसे पहले ऑप्शन में डेल्टा जी का वैल्यू माइनस नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। ई नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 है और नेगेटिव है। तो आप चाहे तो एक साथ मिलकर पढ़ सकते हो या जैसा भी। किसी भी सेल के लिए उसके होने के लिए, सेल में होने वाली घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी स्वतः प्रवर्तित घटना को घटाने के लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू को हमेशा याद रखना है कि ये माइनस यानी नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। और कोई भी सेल जब विद्युत धारा दे रहा हो तो उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होना, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव वोल्ट होना चाहिए, यानी यहां पर हमने ऐसा जरूर लिखा है लेकिन पॉजिटिव वोल्ट होना चाहिए। यहां पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लस वोल्ट होना चाहिए। सो यहां पर आपको यहां दोनों जगहों पर ये दोनों राइट लग रहा है, तो ये तो बात हो गई, लेकिन ये दोनों गलत हो गया, पहले से ही ये पता चल गया। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब इन दोनों को चेक करते हैं, तो 0 नहीं हो सकता है, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये राइट हो गया। यानी पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आप यहां पर ध्यान रखें, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। 1 मोल
में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक मोल में कोई भी पदार्थ होगा, इसमें एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.602 6.602 इंटू 10^23 23 ना, ऐसे लग के। अब यहां पर ये होता है 6.6023 इंटू 10^23 के लोग 2 भी लिखते हैं। तो इन दोनों को अगर गुणा कर दूं तभी तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना, इतने मोल का इलेक्ट्रॉन इतना, तो कितना हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे, अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, तो कितना हो जाएगा जरा देखें। 1.602 इंटू 10^23 सॉरी -19 इंटू 6.6023 या 22 इंटू 10^23। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो है कितना 96,500 कूलम, इसी के आसपास। तो इसके आसपास मिला, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। तो कितना हो सकता है, इसको आप चाहें तो 9.6500 इंटू 10^4 कूलम भी लिख सकते हो। तो यहां पर ये वाली वैल्यू यहां पर दिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो मिल रहा है यहां पर बी ऑप्शन में। इस तरह से इसका बी राइट हुआ। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब आप शून्य कोटि अभिक्रिया किसको बोलते हो, जिसमें अभिकर्मक की ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर अभिकर्मकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी या तो उत्प्रेरक उपस्थित है या कोई अन्य प्रकाश उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं में क्या होगा, कौन सा होगा जरा देखें। पहला N2O5 का अपघटन, NH3 का अपघटन, C है N2O का अपघटन और D है अस्थिर नाभिक का रेडियो एक्टिव क्षय। अमोनिया का अपघटन किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, इसलिए अमोनिया वाला जो पार्ट है यानी बी वाला भाग, यह शून्य कोटि अभिक्रिया का पार्ट होगा। इसलिए यहां पर इसका आंसर होगा NH3। बाकी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लंबा टाइम जाता है, लेकिन फिलहाल इसको जानिए। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है। उत्प्रेरक जो परिवर्तन लाएगा उसको समझें। ए ऑप्शन दिया गया है कि अभिक्रिया की, लिखा है अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। बी अभिक्रिया की एंथैल्पी, सी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या साम्यावस्था स्थिरांक में परिवर्तन लाता है। यानी कोई उत्प्रेरक इनमें से किस चीज में परिवर्तन लाता है, गिब्स ऊर्जा में, एंथैल्पी में, सक्रियण ऊर्जा में या स्थिरांक में। असल बात यह है कि यह परिवर्तन लाता है सक्रियण ऊर्जा में, एक्टिवेशन एनर्जी में। सो इसका आंसर होगा सी। उत्प्रेरक परिवर्तित कर देती है किसी अभिकर्मक की सक्रियण ऊर्जा को, एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन आता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है। इनमें से अब आप किसी अभिक्रिया की दर क्या है, दर समीकरण क्या है, आपको पता होना चाहिए। दर समीकरण है R = K अभिकर्मक A पर, और ये जो घात है वो उसकी कोटि है, N यहां पर कोटि है, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर मैं K ज्ञात करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, K = R बाई एक्टिव मास A की पावर N। अगर यदि वो शून्य कोटि अभिक्रिया है,
यदि शून्य कोटि अभिक्रिया है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास हो गया k इज इक्वल टू r और r बटा a पर पावर हो जाएगा 0। और a पर पावर जहां 0 हुआ यानी किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है उसका मतलब होता है 1। तो इसका मतलब हुआ k इज इक्वल टू r। तो k की इकाई क्या होगी? r की इकाई होती है, r की इकाई वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो k की भी इकाई इतनी ही होगी। इस तरह से हमारा जवाब मिल जाएगा r और k की इकाई बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड यानी कि फर्स्ट। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? किसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के 100% पूर्ण होने में कितना समय लगता है? अब आपने इस जगह पर एक चीज तो पढ़ा है कि k इज इक्वल टू एक्स बाई टी पढ़ा है। हमें समय निकालना है, समय इज इक्वल टू एक्स बाई के। अब यहां पर बोला 100% क्रिया संपन्न होने में, तो 100% समय पूर्ण होने का मतलब क्या था? 100% अभिक्रिया पूर्ण होना मतलब x की वैल्यू 100% यानी x की वैल्यू a के बराबर, और x की वैल्यू a के बराबर हुआ तो a बाई के होगा। आंसर हमारा हो चुका है a बाई के यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो प्रवस्थाओं के बीच कोई अंतरा पृष्ठ नहीं होगा? यानी ये बोल रहा है कि दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं लेकिन उनके बीच में किसी प्रकार का कोई प्रवस्था या पृष्ठ नहीं होगा। यानी जैसे मैंने तेल और पानी को मिला दिया, तेल और पानी में आप देखते हो कि ये भाई ये तेल है, ऑयल है, और ये पानी है, वाटर है। तो इनके बीच में एक अंतरा पृष्ठ मिलता है, एक तल मिलती है। तो ये बोल रहा है किसमें तल नहीं होगा। अब बोला गया है यहां पर 4 ऑप्शन। एक है क्रिस्टलीकरण, भाई पानी में एक क्रिस्टल बन जाता है तो पानी और ठोस के बीच में एक सतह बन जाती है, तो ये तो गलत हो गया, अंतरा पृष्ठ है। विषमांगी उत्प्रेरण में अगर विषमांगी उत्प्रेरण है तो गैस द्रव के बीच होगा या द्रव और ठोस के बीच होगा या ठोस या गैस के बीच होगा। तो यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग अवस्थाएं हैं तो अंतरा पृष्ठ तो आ जाता है यानी कि उसके सतह आ जाते हैं। फिर आता है समांग, समांग उत्प्रेरण। समांग है मतलब क्या हुआ, किसी भी जगह पर उसका मिलन एक समान हो गया है तो दो पदार्थ अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, तो समांगी तंत्र में कहां पे पृष्ठ होगा? बिल्कुल पृष्ठ नहीं होगा। तो इसका जवाब होगा समांग उत्प्रेरण। संक्षारण, संक्षारण की स्थिति में आप जानते हैं लोहे की सतह पर संक्षारण हो रही तो क्रिया हो रही तो सतह और गैस और ठोस की भी सतह है, तो यहां पर भी अंतरा पृष्ठ होता है। लेकिन यहां किसके बारे में बात कर रहे थे? समांगी उत्प्रेरण में किसी प्रकार का कोई अंतरा पृष्ठ नहीं होगा। यही आंसर इसका राइट है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है? अब भौतिक अधिशोषण क्या होता है? अधिक दाब और कम ताप। ताप को कम रखोगे, जितना ठंडा रखोगे उतना ही भौतिक अधिशोषण होगा गैसों का, और ताप को कम रखना है और दाब जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही गैसों का अधिशोषण बढ़ेगा। तो ये भौतिक अधिशोषण में ये कहा गया है उच्च दाब होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति नहीं है। अनुकूल परिस्थिति कौन सी नहीं है? वो है उच्च तापमान अनुकूल परिस्थिति नहीं है, क्योंकि यहां पर ताप को कम रखना जरूरी है, ठंडा रखना पड़ेगा, तब होगा भौतिक अधिशोषण। इसलिए यहां पर उल्टा लिखा हुआ, उच्च ताप लिखा, उच्च ताप नहीं निम्न ताप पर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से सुमेलित नहीं है? यानी दो पदार्थों के बीच में संबंध एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है। जैसे लिखा है ए, दूध क्या है? एक इमल्शन है। इमल्शन क्या होता है? दो अमिश्रणी द्रवों का जो कोलाइडी विलयन होता है उसको हम कहते हैं इमल्शन यानी कि पायस। अब यहां पर तेल और पानी, दूध में होता है तेल और पानी एक दूसरे के साथ इमल्शन फॉर्म में होता है, क्योंकि तेल दूध में घुला होता है
तो ये एक प्रकार का कोलाइडी विलयन, तेल का, और तेल भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, तो ये एक इमल्शन है। तो यहां पर तो ये राइट है। यहां पर जो सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान देना, तो नहीं में कौन सा होगा गलत, देखते हैं। कोहरा, कोहरा होता है गैस पर ठोस पदार्थ का, यहां पर लिखा है ठोस सॉल, यानी ठोस पर कोई ठोस घुला हुआ है, ऐसा बोल रहा है, जो कि गलत है, जबकि गैस सॉल होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है, तो ये सही हुआ। पनीर, पनीर एक जेल है। पनीर जेल क्यों है? पनीर में क्या होता है, पनीर ठोस पदार्थ होते हैं और उसके ऊपर द्रव फंसे होते हैं, तो माध्यम क्या ठोस है और जो प्रावस्था जो है वो लिक्विड है, इस वजह से पनीर को हम कहेंगे यहां पर जेल। धुंध, एरोसॉल, ये भी राइट है, तो यहां पर ये 3 राइट है, A, C, D। तो जो सुमेलित सही नहीं है वो ये है और गलत को हमको ढूंढना था, तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। उस कोलाइडी तंत्र का नाम क्या है, क्या नाम है जिसमें 2 परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं? 2 परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, मतलब दोनों के दोनों आपके तरल हैं, लिक्विड हैं। आपको बताया था लिक्विड माध्यम में लिक्विड प्रावस्था हो तो वो पायस कहलाता है, इमल्शन, पायस या इमल्शन कहलाता है। लिक्विड में अगर ठोस हो तो ये क्या बोलता है, सॉल कहलाता है, ये सॉल कहलाता है। इसी तरह से सॉलिड में लिक्विड है तो ये जेल कहलाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, पायस आ गया, लिक्विड पे लिक्विड, पायस, ओके। 2 अलग अलग धातु परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है? एक ऐसा अयस्क जिसमें 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। अब हेमेटाइट बोलें तो ये होगा Fe2O3, तो इसमें एक ही धातु है। कॉपर FeCuFeS2, यहां पर 2 प्रकार की धातु मिल गया, तो ये जवाब होगा। मेलेकाइट, मेलेकाइट होगा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो दोनों कार्बन है इसमें, कॉपर ही है इसमें। अगला आता है मैग्नेटाइट, आयरन, Fe3O4 होगा मैग्नेटाइट, तो उसमें भी आयरन ही है, एक ही तत्व है, तो यहां पर जवाब हो गया बी ऑप्शन राइट है। याद रखना पड़ता है खनिज लवणों का नाम और उसके फॉर्मूले। अगली बात आती है उच्च दक्षता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए, यानी टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पूरा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उच्च दक्षता वाले टाइटेनियम, उसकी दक्षता ही उच्च होती है टाइटेनियम की, तो इसलिए लिख दिया गया वो बातें। बाकी मेन है टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। पहला है आपके पास वेन ऑर्केल विधि, बी है पोलिंग, सी है कॉपलेशन और डी है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आपके पास 3 विधियां हैं। अब इस 3 विधियों में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जवाब है वेन आर्केल विधि का उपयोग किया जाता है टाइटेनियम के प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु को कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है? अब यहां पर आपने एलिंगम आरेख पढ़ा है तो जवाब मिल जाएगा उसका, लेकिन अगर आप इसमें से जवाब चाहते हैं तो जवाब यह है कार्बन अपचयन विधि द्वारा किसको पृथक नहीं किया जा सकता है? इसका जवाब क्या होगा? यहां पर सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। कार्बन अपचयन द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, एल्यूमिनियम। यस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निक्षालन द्वारा नहीं किया जाता, द्वारा किया जाता है, नहीं बोले किया जाता है। तो यहां पर गैलेना रासायनिक निक्षालन यानी कि लीचिंग मेथड कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो यहां पर होगा अर्जेंटाइट का, सिल्वर सल्फाइड का, जिसमें सिल्वर का निक्षालन किया जाता है सांद्रण करते समय। प्रगलन का उद्देश्य मूल रूप से क्या है?
ऑक्सीकृत करना, अपचयित करना। यहां पर लिखा है उद्देश्य क्या, प्रगलन का उद्देश्य क्या है? ऑक्सीकरण बिल्कुल नहीं है, एक मिश्र धातु प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है, वाष्पशील अशुद्धियों को अलग करना कुछ हद तक ये भी है, कुछ हद तक ये भी है। यहां पर एग्जैक्ट दोनों में से अगर चुनना हो तो आपको बी को चुनना होगा। कई बार ऐसी समस्या आती है आपके लिए कि कई बार दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को भी अगर चुनना हो तो थोड़ा तकलीफ हो जाता है, दो अगर राइट लग रहा हो तो। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में पी पाई और डी पाई बंध शामिल होते हैं? पी पाई बंध भी देखने को मिलेगा, मतलब डबल बॉन्ड पीपी के बीच में, और पीपी के बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। और दूसरा है डी पाई, यानी कि डी कक्षक भी पाई बंध यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। कार्बन में यह नहीं देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन में डी कक्षक भाग ही नहीं लेते हैं बंध बनाने में, क्योंकि डी में डी कक्षक होते ही नहीं है संयोजी कोश में, तो ये दोनों ही गलत हो गया। इसमें डी कक्षक नहीं है, इसमें डी कक्षक नहीं, संभव नहीं है। इसमें भी डी कक्षक नहीं, संभव नहीं है, तो यहां पर डी कक्षक फास्फोरस में पाई जाती है। आप जानते हैं इस बात को। अगला प्रश्न हमारे पास होगा, H3PO3 की क्षारकता क्या होगी? जब भी क्षारकता ज्ञात करना हो तो उसका संरचना सूत्र जरूर बनाइए। H3PO3 फास्फोरस के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन युग्म 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ऑक्सीजन के साथ ये पहले डबल बॉन्ड बना ही लेता है पहली बार में। उसके बाद ऑक्सीजन जितना बचा रहेगा, 3 में से 2 खर्च हो गए हैं, 1 खर्च हो गया, अब हाइड्रोजन उसके साथ लगेगा, 1 2 3, तो एक OH यहां पर आया, दूसरा OH इनसे जुड़ा, और तीसरा H। तो OH की संख्या जितनी होगी वही उसकी क्षारकता होगी। तो यहां पर OH की संख्या है 2, तो क्षारकता हो गई इसकी 2। यही कारण है कि जब इसको जल में घोलेंगे तो ये 2H से 2OH से H निकलेगा, 2H प्लस बनेगा, बच जाएगा PHPO3 -2। इस तरह से हमारे पास जवाब मिल जाता है 2, क्षारकता 2। बहुत अच्छा है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये ऐसे प्रश्नों के साथ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टफ चीज नहीं है। सीखने के बाद कोई भी चीज कठिन नहीं हो जाता है, रटने या याद रखने के बाद कठिन होता है, तो थोड़ा याद रखना इन बातों को। निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारी कौन है? कोई भी हाइड्राइड, किसी भी वर्ग का हाइड्राइड हो, हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पर क्या बोलते क्षारकता, अम्लीता घटेगी। मतलब कौन सा गुण है सबसे अधिक क्षारी, कौन सा है? अब NH3 क्षारीता घटेगी, और अगर देखा जाए अम्लीता बढ़ती है। जैसे अगर हम किसी वर्ग में चलते हैं, इस वर्ग में चलते हैं, हैलोजन वर्ग में देखते हैं, जब अब यहां से मिलता है बहुत आसान से हैलोजन, तो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन HCl, ब्रोमीन का HBr, आयोडीन का HI। यहां पर अगर हम देखें तो अम्लीता बढ़ती है। तो क्षारकता की बात करें, तो क्षारीता की बात करेंगे तो क्या हुआ, क्षारीता जो होगा इधर अधिक माना जाएगा, HI। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो इसी तरह से हम यहां पर अम्लीता की, ये क्षारीता की बात है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्षारीता की। क्षारीता नीचे घट रही है तो अम्लीता, आवर्त सारणी के हिसाब से अम्लीता नीचे की ओर बढ़ रही है। अब इसका जवाब यह है कि ये कौन सा वर्ग का तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो NH3, PH3, ASH3, SbH3। तो क्षारीयता ऊपर वाले की अधिक है। इस तरह से जवाब मिल गया हमको, सबसे अधिक क्षारी होगा NH3। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन
स्टार्च के साथ नीला रंग देता है। इसमें कौन सा, हम फ्लोरीन का विलयन लें, क्लोरीन का विलयन लें, ब्रोमीन का विलयन लें, आयोडीन का विलयन लें, किसका विलयन लें कि उनके साथ स्टार्च जो है नीला रंग देगा? आप जानते हो स्टार्च आयोडीन का परीक्षण स्टार्च आयोडाइड परीक्षण कहलाता है, जिसमें आपके पास आ जाएगा I2, इसका सही आंसर है। आयोडीन के विलयन में मिलाते हैं स्टार्च को तो नीला रंग देता है। इसके बाद आएगा नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता क्या है? अगला प्रश्न है नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता क्या है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता होती है 5। अब ये कहां पे आपको पता चलेगा? ये कुछ एग्जाम्पल के आधार पर इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ देता है N2O, NO, N2, O3, N2O4, N2O5। इन सब में अगर ऑक्सीजन संख्या निकालें तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड्स में सामान्य है? इनमें से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लैंथेनाइड में होगा? तो लैंथेनाइडों में ऑक्सीकरण संख्या मूल रूप से पाई जाती है +3। ये इसका जवाब है। याद रखिएगा जो बात हम आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न आपको बता रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयरन Fe3+ आयन की कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है? अब बेटा इसके लिए क्या करना पड़ता है? आयरन का परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 व्यवस्थित करेंगे तो हमें मिलेगा 3d6 और 4s2। अब यहां पर मैं कहता हूं कि Fe2+ का निकालना है तो Fe2+ का लास्ट में से 2 निकलेगा, 3+ है Fe3+, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3d5, 2 यहां से निकल गया, 1 यहां से निकला, तो पहले बाहर से निकलता है तो फिर अंदर से निकलेगा, तो ये 0 हो गया। तो D में आप देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, 4, 5, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। 5 यानी बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अब कॉपर परमाणु क्रमांक 29, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। और आप जानते हो 3d9 नहीं होता है, तो ये गलत है, तो 4s1, 3d10 आप ऐसे भी लिख सकते हो, या 3d10, 4s1, ये दोनों में से, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका लिख सकते हो। तो आपका जवाब क्या हुआ? इसके अनुसार डी को पहले लिखा है तो हमारे पास ये 3d10, 4s1, बी ऑप्शन राइट है। थर्टी 35 क्वेश्चंस करते हैं, एक और 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे, इसके बाद जो आने वाली क्लास होगी उसमें फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। हाँ, जो बच्चे मेरे साथ क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे नए हैं, जो 11 से 12 जा रहे होंगे, या फिर जो आगे जाकर के नीट की भी एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए कहूँगा, और 12th वाले बच्चों के लिए भी कहूँगा कि एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है आने वाले साल के लिए, न्यू ईयर के लिए, तो आप बिल्कुल उनके साथ जा सकते हैं और एक बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस जगह पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो संक्रमण श्रेणी से संबंधित तत्व कौन नहीं है? ब्रोमीन, तांबा, लोहा, क्रोमियम। तांबा, लोहा, क्रोमियम संक्रमण है, जबकि ब्रोमीन हैलोजन है, तो यह है इसका जवाब। एक प्रश्न और देख लेते हैं फाइनल। KMnO4 के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रारंभिक सामग्री कौन सी है? A MnSO4, B MnO2, C K2MnO4 और D है K2Cr2O7। तो जवाब क्या है? इसका जवाब है MnO2। यह है इसका जवाब। 35 प्रश्न इधर हुए, 35 प्रश्न के लिए पार्ट 2 देखेंगे, तो इसके बाद आने वाला है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।